तो वेरी गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू वंस अगेन। एंड आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कंप्लीट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में मैं बताने वाला हूँ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में बताने का मतलब ये है कि ये टॉपिक आपका अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, व्हाट आर द स्टेजेस इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो ये टॉपिक आपका प्रैक्टिस के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, आंसर राइटिंग के लिए सभी में इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए अपने माइंड में कि जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात होती है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में सेकंड स्टेज इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद में जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, कब होता है? तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग होती है एज सुन एज को जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर होती है। किसी भी मिस्टर एक्स ने आके जैसे ही पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस क्या होता है? आप जानती हैं, इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट। जरूरी नहीं है हर बार पुलिस ऑफिसर ही करे। इन्वेस्टिगेशन करने का फर्स्ट राइट तो पुलिस ऑफिसर के पास में है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहेंगे। लेकिन अगर कोर्ट किसी अदर पर्सन को ऑथराइज करती है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए, तो एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड भी हमारे पास में ऑप्शन है। इवन आप सीबीआई का नाम जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी एक एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है। इसके अलावा डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सीआरपीसी में सेक्शन 2H इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन गिवन है। इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट। और इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये इन्वेस्टिगेशन एंड कब होती है? इन्वेस्टिगेशन एंड होती है विद द फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट। सेक्शन 173 में जैसे ही पुलिस रिपोर्ट जाती है, जैसे ही चार्जशीट सबमिट हो जाती है कोर्ट के पास में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। ठीक है। बात करें अगर इंक्वायरी की, इंक्वायरी विच इज द सेकेंड स्टेज इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इंक्वायरी की डेफिनेशन दी रखी है सीआरपीसी के सेक्शन 2G में। आप याद रख सकते हैं कि, सिर्फ याद रखने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, 2G घोटाला हुआ था, और उस 2G में स्पेक्ट्रम में इंक्वायरी हुई थी। तो आप याद रख सकते हैं कि 2G में हमें इंक्वायरी की डेफिनेशन दे रखी है। इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी कैन बी डन बाय मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट। इंक्वायरी में किसी एजेंसी या पुलिस ऑफिसर या अदर ऑथराइज्ड पर्सन का कोई रोल नहीं है। इंक्वायरी विल बी डन आइदर बाय द मैजिस्ट्रेट और बाय द कोर्ट। इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज टू चेक द वेरेसिटी ऑफ केस। वेरेसिटी ऑफ केस का मीनिंग है सत्यता की जांच करना। कोर्ट के सामने जो मामला लेके आया गया है, व्यक्ति के ऊपर जो कोई चार्जेस लगा के लाया गया है उस व्यक्ति को, क्या ये वाकई में ऐसा कोई मामला बनता भी है, या जो पुलिस है, पुलिस ने कोई झूठा मामला बना दिया? ऐसा भी तो हो सकता है, पुलिस कई बार ऐसा भी कर देती है कि पैसे खा खवा के और झूठा मामला भी बना देती है। तो इंक्वायरी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इंक्वायरी का मेन पर्पज है, वो है टू चेक द वेरेसिटी ऑफ केस। मामले की सत्यता की जांच करना कि वाकई में ऐसा कोई मामला बन भी रहा है या नहीं। और इंक्वायरी कहाँ पे एंड होती है? इंक्वायरी एंड होती है विद गिविंग द डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 207 एंड 208। या फिर आप कह सकते हैं जैसे ही चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं, कोर्ट क्या करती है, कोर्ट के सामने केस आया, और केस आया तो उसमें इंक्वायरी करेगा मैजिस्ट्रेट। वो इंक्वायरी करने में चेक करेगा कि वाकई में ऐसा कुछ मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर उसको लगता है कि हाँ ये ऐसा मामला बन रहा है, जो चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं वो सही हैं, तो फिर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। और जैसे ही चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसके बाद में उन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज, कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट के, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास में आई थी, जो चार्जेस उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में लगे हैं, उन चार्जेस में क्या क्या
क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है, वो सारे टोटल डॉक्यूमेंट जो भी आए हैं वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी एंड 208 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली सबमिट कर दिए दे दिए जाते हैं, सबमिट नहीं कहूँगा, दे दिए जाते हैं किसे, अक्यूज पर्सन को, जिससे अक्यूज पर्सन को उसके पूरे जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट में लगे हैं उसकी नॉलेज हो जाए, और बस यहीं पे एंड हो जाता है इंक्वायरी। तो इनका इंक्वायरी का मेन पर्पस क्या है, टू चेक द वेरिसिटी ऑफ केस, यानी कि टू चेक द लीगलिटी, टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द केस, कि बाकी में ऐसा कोई मामला बन रहा है या नहीं। और अगर हम बात करें ट्रायल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रायल हैज नॉट बीन डिफाइंड थ्रू आउट दिस कोड। पूरे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ट्रायल को कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, लेकिन बाकी चीजें इसकी हैं। दैट इज ट्रायल कौन करेगा, ट्रायल विल बी डन बाय अ मैजिस्ट्रेट स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कोड, दैट इज शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी। आप सबको पता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में टोटल 2 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है रिगार्डिंग कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, कौन से ऑफेंस बेलेबल में आते हैं, कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंस का ट्रायल के कौन से लेवल की कौन सी क्लास की कोर्ट में होगा, ये सारी बातें शेड्यूल फर्स्ट में हमें गिवन है। और शेड्यूल 2 डील करता है विद द मॉडल फॉर्म से। तो शेड्यूल फर्स्ट में गिवन है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट इस केस को ट्राई करेगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल इज टू डिलीवर जस्टिस, यानी कि पूरे केस को सुनने समझने उसके सारे साक्ष्यों को संज्ञान में लेने के बाद में फाइनल डिसीजन लेना। अगर व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा देना, अगर व्यक्ति दोषी नहीं है, इनोसेंट है, तो उसको दोष मुक्त कर देना, उसको एक्विट कर देना। यानी कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है ट्रायल का, ट्रायल का मेन ऑब्जेक्ट है कि जस्टिस, न्याय दिया जाए, डिलीवर द जस्टिस। और एंड कब होता है, द ट्रायल एंड्स आइदर विद कन्विक्शन और विद एक्विटल, या तो व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाएगा या फिर व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाएगा, वहां पे ट्रायल खत्म होता है। इससे रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस जो आपको ध्यान रखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन के बारे में तो मैंने बता ही दिया। डेफिनेशन के लिए आप क्या क्या याद रखेंगे, 2G में दे रखा है इंक्वायरी और 2H में दे रखा है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कौन से सेक्शंस आपको ध्यान होने चाहिए, तो उसके लिए है दैट इज सेक्शन 154 टू सेक्शन 176, दैट इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ द कोड डील्स विद इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 190 टू सेक्शन 210 deals with the power of inquiry of the court। सेक्शन 190 से लेकर सेक्शन 210 के जो प्रोविजंस हैं वो इंक्वायरी से डील करते हैं। सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने की बात आती है। इन सभी सेक्शंस को हालांकि हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अपनी जो रेगुलर क्लास होती है 10 बजे की, उसमें। अभी तो मैं आपको एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज की जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को लेके मैं आता रहता हूँ। और अगर हम बात करें ट्रायल की, तो ट्रायल से रिलेटेड यहाँ पे ये इतने सारे सेक्शंस हैं। सेशन ट्रायल की अगर बात करें तो सेशन ट्रायल के लिए सेक्शन 225 से 237, वारंट केसेस के लिए सेक्शन 238 से लेकर 250, सम्मन्स केसेस के लिए सेक्शन 251 से लेकर 259, और समरी ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि समरी ट्रायल कौन से सेक्शंस में के प्रोविजंस में गवर्न होता है। समरी ट्रायल गवर्न होता है सेक्शन 260 से लेकर 265 तक। तो ये था एक ओवरव्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन। इंक्वायरी कौन करता है, इंक्वायरी इज डन बाय मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट। ट्रायल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ट्रायल का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू डिलीवर जस्टिस, बट इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव रहता है टू चेक द वेरिसिटी ऑफ केस, सत्य मामले की सत्यता की जांच करना। और इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। इन्वेस्टिगेशन को हम हिंदी में कहते हैं अन्वेषण, इंक्वायरी को हम हिंदी में कहते हैं जांच, और ट्रायल को हिंदी में कहा जाता है विचारण। तो शुरू करते हैं इनका और डिटेल समझना। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी को सब बातें क्लियर समझ में आई होंगी, और इसी के आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा और इसका डिटेल समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी टोटल 4 स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें सबसे पहला आता है कि जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलेगी, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ही विल प्रोसीड टू द स्पॉट।
कहाँ पे क्राइम हुआ है, कहाँ पे ऑफेंस हुआ है, उस स्पॉट की तरफ बढ़ेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। वहाँ पे उसको ढूंढ के और उसके अरेस्ट की को अरेस्ट भी तो कर सकता है पर्सन को, वहाँ पे अगर उसको जरूरत लगती है तो, ठीक है। प्रोसीडिंग टू द स्पॉट एंड डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, ये दोनों चीजें डील करती हैं कौन से सेक्शन में, सेक्शन 157। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इन्वेस्टिगेशन के टोटल चैप्टर नंबर 12 इन्वेस्टिगेशन से डील करता है, जिसमें सेक्शन 154 में एफआईआर आती है कॉग्निजेबल केसेस की, सेक्शन 155 में नॉन कॉग्निजेबल केसेस, सेक्शन 156 में इन्वेस्टिगेशन की पावर, सेक्शन 157 में फिर आ जाती है बात किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, वो द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि चैप्टर नंबर 12 जो पूरा का पूरा वो इन्वेस्टिगेशन से ही डील करता है। और सेक्शन 154 से लेकर 176 इसमें टोटल मिला के 26 सेक्शंस हैं। सेक्शन 157 के अंडर में जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो स्पॉट पर प्रोसीड करेगा। और सेक्शन 157 में ही प्रोविजन दे रखा है रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। अगर पर्सन को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको ऐसा कोई रीजन महसूस होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट करने का, तो वो उसे अरेस्ट भी कर सकेगा। थर्ड स्टेप आता है इसमें द सर्च ऑफ प्लेसेस एंड सीजर ऑफ द थिंग्स। द सर्च ऑफ प्लेसेस एंड सीजर ऑफ द थिंग्स आपको याद है कल ही हमने पढ़ा था, सेक्शन 165 एंड सेक्शन 166 डील करते हैं। सेक्शन 165 एंड सेक्शन 166 ऑफ सीआरपीसी डील करते हैं फॉर द सर्च ऑफ प्लेस एंड सीजर ऑफ द थिंग्स। और आपको ये भी ध्यान होगा सेक्शन 165 में तो जो पुलिस स्टेशन है उसके लोकल लिमिट्स में ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, सर्च हो सकती है। और सेक्शन 166 में अपनी लोकल लिमिट से बाहर अगर कोई सर्च करना हो प्लेस का तो वो हो सकता है। सेक्शन 166, सेक्शन 165 एंड सेक्शन 166 ऑफ सीआरपीसी, सर्च ऑफ द प्लेस एंड सीजर ऑफ द थिंग्स। एंड लास्टली बात आती है द एग्जामिनेशन ऑफ various persons including the accused in writing the statements, ठीक है। तो अक्यूज्ड का, विटनेसेस का, सबके स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करना सेक्शन 161 याद है ना। सेक्शन 161 में पावर है टू कॉल द विटनेस एंड सेक्शन 160 में पावर है टू कॉल द विटनेस और सेक्शन 161 में उन विटनेसेस को एग्जामिन करना, अक्यूज्ड को एग्जामिन करना। तो ये है ओवरव्यू पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और उसके जो रिलेटेड सेक्शंस डील करते हैं। जब आपके पास में मेंस आंसर राइटिंग से की अगर मैं बात करूं, मेंस में जो आंसर लिखने के लिए आएगा तो उसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस बता सकेंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस में क्या क्या एक्ट किए जाते हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन जो है वो रिच हो जाता है। डेफिनेटली केस लॉज का भी एक इम्पोर्टेंस है मेंस आंसर राइटिंग में, लेकिन केस लॉज अगर आपको याद ना भी रहें तो एटलीस्ट सेक्शंस आप जरूर से याद करें। सेक्शन याद करना सिंपल सा तरीका है, एक पेपर के ऊपर चार्ट बना लो, कलरफुल चार्ट बनाओ और उसको 2 दिन 3 दिन तक देखते रहो, पढ़ते रहो, अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो, याद हो जाएंगे। वो भी नहीं तो ये जो लेक्चर है ना, इसको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अभी अपलोड कर दूंगा, इसको आप कंटिन्यूसली 7 दिन तक देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ चैप्टर नंबर 12 के तो सारे सेक्शंस आपको रट जाएंगे। चलिए अब आते हैं सेकंड स्टेज, इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था जैसे ही सेक्शन 154 में इंफॉर्मेशन आई थी, एफआईआर आई थी। और इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये स्टार्टिंग और कंप्लीशन की स्टेज में बता रहा हूँ आपको। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ एफआईआर के साथ और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है? जैसे ही पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके एक चार्जशीट प्रिपेयर करते हैं और वो चार्जशीट सबमिट कर देते हैं मजिस्ट्रेट के पास में सेक्शन 173 के अकॉर्डिंगली। सेक्शन 173 में जैसी चार्जशीट सबमिट हो जाती है मजिस्ट्रेट के पास में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन का काम हो गया खत्म और शुरू हो गया क्या? शुरू हो गया इंक्वायरी का स्टेज। इंक्वायरी को डिफाइन किया है सेक्शन 2G में, ये हमने अभी पढ़ ही लिया था। इंक्वायरी में जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या आता है? इंक्वायरी का मैंने पर्पस आपको बताया। इंक्वायरी में जज, ये मजिस्ट्रेट ये चेक करता है कि ये जो मामला बनाया गया है ये वाकई में ऐसा कुछ मामला बनता भी है, ऐसे ही झूठा फंसा के लिया है व्यक्ति को। तो सबसे पहले जज क्या करेगा? जज चेक करेगा वेदर द केस इज विद इन द लिमिटेशन और नॉट। केस लिमिटेशन में है भी कि नहीं, इस बात को चेक किया जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है।
देखिए अलग अलग तरह के जो केसेस होते हैं, अगर कोई केस ऐसा है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट फाइन है, ऐसे केस की लिमिटेशन होती है 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स के बाद में ऐसा केस कोई लेके आएगा पुलिस ऑफिसर, तो उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई केस ऐसा है जिसमें 3 ईयर से ज़्यादा का पनिशमेंट है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, वो 10 साल बाद भी आएगा तो उसको कॉग्निजेंस में लिया जाएगा। सीआरपीसी का सेक्शन 467 से लेकर सेक्शन 473 जो हैं वो डील करते हैं रिगार्डिंग द लिमिटेशन। सेक्शन 467 से लेकर सेक्शन 473 के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कोर्ट का, टू चेक द लिमिटेशन ऑफ द केस। सेकेंड स्टेज आता है इंक्वायरी में, वेदर द सेक्शन प्रॉपरली इंसर्टेड और नॉट। सीधी सी बात है भाई, जो पुलिस है उसने जो भी सेक्शन लगाए हैं, जो भी चार्जेस लगाए हैं, कभी कभी वो गलत भी होते हैं, कभी कभी वो इनसफिशिएंट भी होते हैं। वो चेक करेगा इन्होंने सेक्शन 302 लगाया है, 325 लगाया है, तो क्या वाकई में यही चार्जेस बन रहे हैं या इसके कोई और चार्जेस बन सकते हैं, कोई और ऑफेंस बन सकता है। जो मेरे सामने कहानी लेके आई गई है, जो ये अक्यूज बता रहा है, जो भी एविडेंसेस आए हैं उसके हिसाब से तो ऑफेंस के चार्जेस कुछ और बन रहे हैं। तो सेकंड स्टेज में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं एफआईआर में वो प्रॉपर हैं या नहीं है। हो सकता है उसमें से कुछ सेक्शंस कम कर दिए जाएं, कुछ ऑफेंसेस कम कर दिए जाएं, हो सकता है कुछ और ऑफेंसेस ऐड कर दिए जाएं, हो सकता है जो ऑफेंसेस लगे हुए हैं उनको चेंज कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है। थर्ड स्टेज जो आता है इंक्वायरी का वो होता है वेदर द कोर्ट इज हैविंग द जुरिस्डिक्शन और नॉट। अब जो केस है उस केस का, अब जैसे कि हम बात करें सेक्शन 302 मर्डर की, तो कौन से कोर्ट ट्रायल कर सकता है उसका, कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में कॉग्निजेंस के लिए आया है, तो वो ये भी चेक करेंगे कि क्या इस केस का ट्रायल अगर किया जाता है तो हमारे पास में जुरिस्डिक्शन है या हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेज पे कोर्ट चेक करेगा जुरिस्डिक्शन। और फाइनली द कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 207 एंड सेक्शन 208 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि जो भी अक्यूज के अगेंस्ट में चार्जेस लगे हैं, जो भी उसके अगेंस्ट में ऑफेंसेस हैं, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट प्रोवाइड की जाए। ये यहाँ पे एंड होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, इंक्वायरी स्टार्ट हुआ था विद द पुलिस रिपोर्ट। इंक्वायरी स्टार्ट हुआ था विद द पुलिस रिपोर्ट, कह सकते हो आप कि जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी कोर्ट के पास में, या फिर आप कह सकते हो जब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने चार्जशीट सबमिट की थी। ठीक है, चार्जशीट इसको हम कह सकते हैं, चार्जशीट सबमिट की थी। और एंड कहाँ पे होगा, इंक्वायरी एंड होता है जहां पे कोर्ट ये अपने सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करने की, ये तो स्टार्ट हुआ चार्जशीट सबमिट करने से, और जो इंक्वायरी है वो एंड कहाँ पे होगा, फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस पे। ये याद रखने की बात है कि इंक्वायरी एंड कहाँ पे होगा, विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबमिट करता है, और उस चार्जशीट में जो जो सेक्शंस लगे हैं, जो जो चार्जेस लगे हैं, जो जो ऑफेंसेस डिस्कस किए गए, उन सब के ऊपर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाते हैं, और इंक्वायरी के बाद में फाइनली चार्ज फ्रेम करते हैं। चार्ज फ्रेम करने के बाद में वो सारे चार्जेस उस अक्यूज्ड को ओपन कोर्ट में पढ़ के सुनाए जाते हैं कि देखिए आपके अगेंस्ट में ये सारे चार्जेस लगाए गए हैं, क्या आप इन चार्जेस को एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। डू यू प्लीड गिल्टी और यू प्लीड इनोसेंट। अगर व्यक्ति अपने आप को गिल्टी प्लीड कर लेता है तो डायरेक्टली उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा, और अगर पर्सन, वो जो अक्यूज है, वो कहता है कि नहीं ये जो मेरे अगेंस्ट में आपने चार्जेस लगाए हैं ये सभी गलत हैं, मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता हूँ और मैं विचारण की मांग करता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या आ जाएगा, फिर थर्ड स्टेज आ जाएगी, दैट इज द स्टेज ऑफ ट्रायल। यानी कि इंक्वायरी में का एंड हुआ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे। जैसे ही फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गए, जब मैजिस्ट्रेट ने चार्जेस डिसाइड कर लिए, वो चार्जेस उस अक्यूज को सुनाए जाएंगे। अगर अक्यूज उनको एक्सेप्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में डायरेक्टली सेंटेंस हो जाएगा, और अगर वो उन चार्जेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कहता है कि नो आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, आई प्लीड इनोसेंट, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा, वो उसके अगेंस्ट में ट्रायल चलेगा। यानी कि फिर से जो प्रोसिक्यूशन है वो अपनी तरफ से एविडेंसेस प्रेजेंट करेगा, जो डिफेंस है वो अपनी तरफ से डिफेंस प्रेजेंट करेगा।
तो उसके हिसाब से फाइनल डिसीजन उसमें होगा, यानी कि ट्रायल की स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम ट्रायल की तरफ। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद में ट्रायल स्टार्ट हुआ था, ये आ गया हमारा ट्रायल का स्टेज। ट्रायल में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है आप देखें, actual trial does not begin until the charge has been read and explained। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से इसको समझें। जब तक कि जो चार्जेस उस अक्यूज के अगेंस्ट में लगे हैं वो चार्जेस उसे पढ़कर सुना नहीं दिए जाते, समझा नहीं दिए जाते, और उसको ये नहीं बता दिया जाता कि इस चार्ज के अकॉर्डिंगली आपको कितना कितनी सजा मिलेगी। भाई आपके अगेंस्ट में 302 का चार्ज लगाया गया है जो कि मर्डर का एक चार्ज है, और अगर ये आपके खिलाफ सिद्ध हो जाता है तो आपको या तो उम्र कैद या फिर फांसी तक की सजा दी जा सकती है। उसको पूरा बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट में क्या चार्जेस हैं और इसमें आपको कितना पनिशमेंट मिल सकता है, कितने तक का पनिशमेंट मिल सकता है, पूरी तरह से उसको समझाया जाएगा। वो जब उसको समझाया जाता है तो उसके बाद में वो पर्सन बोलेगा, या तो उनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और या फिर उनको डिनाई करेगा। या तो वो अपने चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेगा, ही विल प्लीड गिल्टी, या फिर वो क्या कहेगा, वो उनको डिनाई कर देगा, ही विल डिमांड फॉर ट्रायल। तो ट्रायल के लिए डिमांड करेगा तो ट्रायल कमेंस हो जाएगा। ट्रायल कमेंसेज एज सून एज द चार्जेस आर फ्रेम्ड। चार्जेस फ्रेम होते ही ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रायल का जो लास्ट स्टेज होगा वो क्या होगा, जजमेंट इज पास्ड। आइदर द पर्सन विल बी एक्विटेड और द पर्सन विल बी कन्विक्टेड। या तो पर्सन को दोष मुक्त कर दिया जाएगा या वो उस व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट में सेंटेंस पास हो जाएगा। जजमेंट आते ही ये ट्रायल का लास्ट होगा। और इसके बीच में ट्रायल में क्या चलेगा, ट्रायल में दो ही काम होंगे। पहला तो प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से एविडेंसेस प्रेजेंट करेगा कि भाई इनके अगेंस्ट में क्या क्या चार्जेस हैं, जो चार्जेस हैं उसके लिए हमारे पास में क्या एविडेंसेस हैं। और जो डिफेंस है वो अपनी तरफ से डिफेंस प्रेजेंट करेगा कि ये जो चार्जेस हैं ये झूठे लगाए गए हैं और हम किस तरह से बेगुनाह है। फाइनली जो जजमेंट आएगा वहाँ पे ट्रायल की स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ पे पर्सन को या तो दोष मुक्त कर दिया जाएगा या फिर दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। ये था कंप्लीट डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर अदर कोई ऑथराइज्ड पर्सन है तो, या फिर एजेंसी है तो। इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करेगा, कौन सा मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। और ट्रायल भी मैजिस्ट्रेट करेगा, लेकिन कौन सा मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट हु हैव बीन एम्पावर्ड अंडर शेड्यूल फर्स्ट, वो ट्रायल करेगा। तो ये था कंप्लीट डिटेल। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी ये मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर ही दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक तो कर ही देंगे, पर शेयर भी कीजिए अपने कुछ अदर एस्पिरेंट्स के साथ में जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए। और एंड फॉर द ऑनलाइन कोचिंग यू कैन मेल योर क्वेरीज एंड फर्दर डिटेल्स टू kunalsinghal85@gmail.com। किसी भी तरह के कोई किसी तरह की आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। और अभी जो लोग क्लास में वो अपने डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं।